गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह मौर्य वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मौर्य वंश से संबंधित हर कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आते ही हैं। फिर इसका जो कला होता है मौर्यन आर्ट, यह सब्जेक्टिव टाइप से भी बहुत बृहद स्तर पर पूछे जाते हैं और बीपीएससी का यह खास टॉपिक होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग यह वीडियो पूरा देखेंगे और साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कब होती है? जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर होता है। उस समय यहाँ पर मगध में किसका शासक होता है? तो मगध का शासक घनानंद था। जो घनानंद कौन था? वही घनानंद जो नंद वंश का था। इस नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मानंद थे। और घनानंद से किसको विवाद हो जाता है? तो चाणक्य के विवाद के कारण चाणक्य एक मौर्य वंश से ही संबंधित व्यक्ति, क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त मौर्य। कहीं कुछ लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति का था, तो कहीं लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य यह मोर बेचने वाला था। कहीं पर लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद था इसी के ही जो नौकरानी थी उसका पुत्र था। उसके बारे में हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को सिर्फ इतना ही देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और यह घनानंद को पराजित किया होगा या उसको मार दिया होगा। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। तो देखते हैं मौर्य वंश का काल कितना है? 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। और इस मौर्य काल में 3 प्रमुख राजा होंगे। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। तो सबसे अधिक किसके बारे में पढ़ना होता है? सम्राट अशोक के बारे में। और जो मौर्यन आर्ट होगा उसमें भी मुख्यतः सम्राट अशोक के बारे में ही और अशोक की जो नीतियाँ है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसके जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? तो शूद्र था। जबकि स्पूनर, ये कौन होंगे स्पूनर? तो स्पूनर हुए एक यूरोपियन दार्शनिक होंगे या विद्वान होंगे। स्पूनर के अनुसार वह पारसिक था। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ इसे मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं। क्या नाम है? मौर्य क्षत्रिय वंश, जो मोर का पंख बेचने वाला था। यानी यह कहा तो जा सकता है कि ट्राइब तो था ही, क्योंकि मौर्य वंश नाम ही है मौर्य लगा हुआ है, क्योंकि मोर से तो इनका संबंध अवश्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स आदि नामों से जाना जाता है। कहाँ पर? तो यह यूनान में जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम लिखा हुआ है वह सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स आदि के नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को सुशोभित किया गया है। कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य यानी चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम के राज्य यानी पंजाब एवं सिंध को विजित किया। यानी आज का भी उत्तर और पश्चिमी भारत है। इसके बाद मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। सिकंदर की मृत्यु यानी सिकंदर मर जाता है। कब? तो बेबीलोन में मरेगा। यानी भारत से लौटा कब सिकंदर? तो 326 ईसा पूर्व में और लगभग 2 साल के अंदर में ही 322-23 के अंदर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो सिकंदर का क्षेत्र था वो उसके सेनापतियों के हिस्से बांट दिया गया। तो सेल्यूकस के नियंत्रण में कौन क्षेत्र आया? तो ये पूरा अरब और भारत का क्षेत्र आया। तो सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। यह सिकंदर का सेनापति था। भारत विजय को ध्यान में रखते हुए काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा। यानी कि सेल्यूकस निकेटर यह सिकंदर के अधूरे सपना को पूरा करना चाहता था, क्योंकि सिकंदर झेलम नदी को पार न कर सका, लेकिन यह पूरे मगध को जीतने के उद्देश्य से आया था। जहां उसका सामना किस सेना से हुआ? इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ। कौन पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। उसने 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया? तो चंद्रगुप्त
मौर्य से किया। यानी सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, हार होगा तब ना वो अपनी पुत्री का शादी यहाँ के जो जीते हुए राजा है उससे किया। तो हेलना से विवाह किसका हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ। तथा दहेज भी चाहिए था, तो दहेज के रूप में काबुल, यहाँ देखिए, हेरात, कंधार, मकरान तट और काबुल को दे दिया गया। यानी कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान किसको मिल गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? तो उपहार दिया सेल्यूकस को। उपहार में क्या? 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वही मेगास्थनीज जिसने इसके दरबार में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और इंडिका जो आज मूल रूप में तो नहीं मिलता है, लेकिन इंडिका के बहुत से हवाला देकर बहुत से अन्य ग्रंथ मिलते हैं जिसमें इंडिका का हवाला दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूनानियों से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की भूमि को आज़ाद कराया था। शासन के अंतिम वर्ष में वह अपना सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी मैसूर में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया, जहाँ उसने संलेखना विधि से द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। संलेखना मतलब क्या? कि खाना पीना छोड़ दीजिए, धीरे धीरे मर जाइएगा वाली बात थी। और क्यों गए थे? क्योंकि कहा जाता है कि मगध में उस समय भीषण अकाल पड़ा था। तो भद्रबाहु के साथ दो धरा में बट गया, एक भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र जो मगध में ही रह गए, उनके फॉलोअर्स, और स्थूलभद्र और भद्रबाहु के जो थे इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जो मानने वाले रहे होंगे सब के सब दक्षिण की ओर कूच कर जाते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा विषय है। जब आपको हमारे जैन का जो वीडियो खोजिएगा उसमें जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी होगी, उसमें इसके बारे में डिटेल से मिलेगा। उसी के कारण जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो जाता है। जहाँ उसने सलेखना विधि कही या संथारा विधि बहुत जगह मिलता है। यह कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में था, क्योंकि राजस्थान में एक लड़की जो बहुत एक्टर हुआ करती थी, वह संथारा विधि प्रथा से ही अपनी प्राण त्याग दी थी। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नया राजा कौन बनेगा? बिंदुसार। 298 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। यूनानियों ने इसे अमित्र चेट्स या अमित्र घात कहा है। यानी जो बोलने में मीठा रहे होंगे, देखने में सुंदर रहे होंगे, लेकिन घात बहुत जोरदार करते रहे होंगे वाली बात है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक अन्य नाम है सिंहसेन, शेर की तरह दहाड़ते रहे हों। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए पहले अशोक के बड़ा भाई, क्या नाम था उनका? तो सुसीम, उसको भेजा गया था, लेकिन वह विद्रोह न दबा पाए, दबाने में असफल रहे। जिसके बाद विद्रोह को दबाने के लिए मालवा या उज्जैन के प्रशासक कौन था? तो अशोक को भेजा गया था, जिसका वर्णन मिलता है। सीरिया के शासक एंटियोक प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत, तो सीरिया के शासक कौन था? एंटियोक प्रथम का राजदूत, क्या नाम था? डायमेकस नामक राजदूत। कहाँ था? तो बिंदुसार के दरबार में रहता था। इसी तरह मिस्र के शासक, तो मिस्र का शासक कौन था उस समय? तो टॉलमी सेकेंड, टॉलमी द्वितीय। किसके समय? तो बिंदुसार के समय में। उसका जो राजदूत का नाम था तो फिलाडेल्फस, यानी टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने, पूरा नाम इतना हुआ, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार अपने पिता की भांति प्रशासन का कार्य करता था। उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार को नियुक्त किया। यानी कि जो उपराजा कौन होते थे? जो राजा के बहुत सारे पुत्र हुए। पहले के राजा को तो सैकड़ों पुत्र होते थे। जो बड़े बड़े पद होंगे उस पर कोई बाहरी को नहीं वह पद दिया जाएगा। वह पद किसको मिलेगा? तो जो राजा के बहुत सारे पुत्र हैं, जो उसी में उनको वह वहाँ के गवर्नर बना दिया जाएगा। और समय के साथ जब बाद में जो सबसे बड़ा होगा वह राजा बनेगा। प्रशासनिक कार्यों के लिए उसने मंत्री परिषद की स्थापना की तथा अनेक महामात्यों, यानी कि जो आज के महासचिव हुए या IAS IPS हुए, की नियुक्ति की। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया। 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण राजा, जिसके बिना कोई भी इतिहास, कहीं दुनिया का भी इतिहास हो,
कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वह पूरा नहीं होता है। नाम क्या है इनका? तो अशोक। पहले ये चंड अशोक थे, बाद में धम्म अशोक हो जाते हैं। यानी पहले शैव भक्त थे और बाद में यह बुद्ध धर्म को यानी बौद्ध को स्वीकार करते हैं। इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। तो इनका काल 273 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। सिंहली साहित्य के अनुसार, सिंहली यानी आज का श्रीलंका के अनुसार, अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया, हत्या करके सम्राट बना। और जो पटना का अगम कुआं है वहाँ पर एक बहुत पूरा प्राचीन एक कुआं है। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर उसी कुएं में उनको डाल दिया था। लेकिन इस विषय में मतभेद है। क्यों? क्योंकि अशोक कहाँ गया था? तो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, वहाँ पर अपने परिवार के साथ यात्रा की थी। वहाँ पर उसने भगवान बुद्ध के जो इलाके थे उस भगवान बुद्ध के याद में वहाँ के 20 गांवों में क्या किया? तो कर्जा माफ़ कर दिया था, कर कम कर दिया था। यानी यह इस पर विवाद है कि अशोक ने अपने भाइयों को मारा कि नहीं मारा, क्योंकि कोई तो उसमें देखा तो है नहीं उसको कि क्यों मारा या नहीं मारा। अशोक को अपने भाइयों के साथ संघर्ष तो हुआ था जो 4 वर्षों तक चला, क्योंकि अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक नियुक्त हुआ और 4 वर्ष बाद यानी 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक चलता है। यानी 4 वर्ष तक गृह युद्ध चला था। नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला का गवर्नर था। तक्षशिला कहाँ है? तो कंधार में पड़ता था, लेकिन आज के वह पाकिस्तान के पेशावर में है। और कंधार कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। जबकि श्रीलंका साहित्य के अनुसार वह उज्जैन का गवर्नर था। अशोक को आरंभ में चंड अशोक या कामाशोक कहा जाता है। अशोक नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों, क्या क्या नाम है उसका? तो मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडे, गोलम, ये सब कहाँ के? तो सब दक्षिण के अभिलेख से हैं में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक वहाँ पर पहले गवर्नर रहा हो, मतलब अशोक उज्जैन का गवर्नर था। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मस्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो भाब्रू अभिलेख में क्या? प्रियदर्शी, जबकि मस्की में उसको बुद्ध शाक्य कहा गया है। यानी मस्की के अभिलेख के समय अशोक क्या हुआ होगा? तो वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया होगा। अशोक ने अपने जीवन में एकमात्र कलिंग युद्ध लड़ा, क्योंकि सारे जो क्षेत्र से सब पर चंद्रगुप्त मौर्य ने तो पहले ही कब्जा कर लिया था। तो जो बचा था क्या? तो कलिंग क्षेत्र, तो उससे अशोक को लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, नहीं, उससे पहले महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, लड़ा, जिसकी जानकारी 13वें बृहद शिलालेख में मिलती है। तो 13वें बृहद शिलालेख में क्या है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध शासन के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध की विभीषिका ने ही अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और वो अशोक चंड अशोक यानी शैव अशोक था, वह बौद्ध अशोक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अब बहुत सारे इसके तथ्य हैं, बहुत सारे इसके थ्योरी हैं। कहा जाता है कि अब उसका जो शासन था वह इतना बढ़ चुका था कि उससे आगे वो शासन नहीं बढ़ा सकता था। ऐसा आज की तरह हवाई जहाज, बहुत बड़े हाईवे तो थे नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचा जा सके। अब हथियार के बल पर शासन नहीं किया जा सकता था इतने बड़े भूभाग पर। तो क्या हो? तो वह अब नैतिकता को प्राधान्य दिया कि अब युद्ध नहीं, युद्ध तो बेकार चीज़ है, अब हम लोग अहिंसा का पाठ करेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, बहुत तरह की बातें हैं। यह भी उसका एक राजनीति का ही अंग था। क्यों? क्योंकि अशोक ने कलिंग को छोड़ा नहीं था। कलिंग पर शासन का नियंत्रण किसके अंदर था? तो अशोक के अंदर था। इस युद्ध की विभीषिका ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपनाया एवं विश्व का प्रथम शांति प्रवर्तक बना। मतलब वह सुपर पावर हो चुका था उस समय अशोक। कौटिल्य के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था। किसके अनुसार? तो कलिंग के अनुसार। जबकि प्लिनी के अनुसार व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्र तट प्राप्त करने के उद्देश्य से कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म करने से पहले कट्टर शैव था। किसके अनुसार? तो कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार। एक बार फिर से, तो
कौटिल्य ने क्या लिखा, कलिंग युद्ध क्यों हुआ, हाथियों के लिए, हाथियों का क्षेत्र था। जबकि प्लिनी के अनुसार व्यापार चाहिए तो व्यापार के लिए समुद्र तट पर किसका अधिकार था, तो कलिंग क्षेत्र का अधिकार था, इसलिए समुद्र तट के लिए लड़ाई हुआ। वहीं कलहन की गया तो राजतरंगिणी, उसमें क्या लिखा है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले कट्टर शैव था। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला कौन था, तो उस विद्वान का नाम था उपगुप्त या मोगलीपुत्र तीसर। यानी कि जब तीसरी बौद्ध संगति होगी तो किसके अध्यक्षता में, यही मोगलीपुत्र तीसर रहेगा उस समय। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। तो 5 राज्य कौन कौन से थे, पहला जो उत्तर का क्षेत्र होगा, यानी मैप जब पढ़िएगा तो उसमें नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कैसे रहेगा, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और इस तरह से डब्लू लिख दीजिए। तो जो डब्लू है यह वेस्ट और ई बराबर ईस्ट होगा। तो जो नॉर्थ का साथ क्षेत्र राजधानी कहाँ, तो तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। वहीं दक्षिणापथ तो यह स्वर्णगिरी, यानी दक्षिण में चले जाइए, साउथ है। अवंती यानी आज का मालवा यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र, तो इसकी राजधानी उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर। कलिंग यानी आज का वर्तमान उड़ीसा, इसकी राजधानी तोसली। प्राची या पूर्व राज्य यानी कि आज का बिहार बंगाल, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। संपूर्ण मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में ललित पाटन नामक नगर की स्थापना की थी। तो अशोक ने क्या किया, श्रीनगर यानी जो आज का कश्मीर की राजधानी है, और नेपाल में ललित पाटन नामक नगर की स्थापना की। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदमन कहाँ का राजा था, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ गुजरात में है। वही जूनागढ़ जहाँ पर जो 3 देसी रियासत लग रहे थे कि वो भारत से अलग हो जाएंगे, कौन कौन, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, उसमें से जूनागढ़ है जो गुजरात में है। कहाँ, जहाँ पर आज का गिर वन है, जहाँ पर एशियाटिक लाइन मिलते हैं, नामक नगर की स्थापना की थी। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस क्षेत्र में उज्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसकी मरम्मत अशोक ने तुषाप द्वारा करवाया। रुद्रदामन ने सुविशाख द्वारा तथा स्कंद गुप्त ने चक्रपालित द्वारा कराई थी। यानी जो सुदर्शन झील किसको बनवाया, कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसमें कौन बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम था पुष्यगुप्त। और ये सब कहाँ वर्णन है, तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। उसके बाद इसी झील की मरम्मत अशोक के समय किसने कराया, तो तुषाप द्वारा करवाया गया। फिर रुद्रदामन में के समय सुविशाख द्वारा करवाया गया। और स्कंदगुप्त यानी गुप्त वंश के समय, स्कंदगुप्त के समय कौन, तो चक्रपालित ने इस झील का मरम्मत कार्य करवाया था। तुषाप अशोक के समय अवंती का गवर्नर था, जो एक यूनानी था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कई भागों में बट गया, जैसे कि पूर्वी अर्थात बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि। इस क्षेत्र का शासक कौन बना, तो दशरथ बना था, जिसने इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र को ही रखा। पश्चिमी भाग में राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश थे, जिसका शासक अशोक का एक अन्य पौत्र संप्रति को बनाया गया था। और अशोक के बाद संप्रति को मौर्य वंश का श्रेष्ठ शासक कहा जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक जालौक को बनाया गया था। तो कश्मीर का राजा कौन बना, तो जालौक बना। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की कर दी जाती है। कब, तो 185 ईसा पूर्व में। कौन, तो उसका ही एक सेनापति था, कौन, ब्राह्मण सेनापति, नाम था पुष्यमित्र शुंग। और कहा जाता है कि जब सैनिक परेड हो रहा था तो परेड की सलामी लेने के समय उसके सेनापति ने ही सैनिकों के सामने उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद एक नए वंश यानी शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसको हम लोग उत्तर मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए अशोक के कुछ कार्य, जैसे अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म क्या है, धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है, यानी धर्म बराबर धर्म, धम्म कहिए। अशोक की प्रसिद्धि उसकी विजय यात्रा से नहीं बल्कि उसकी धम्म नीति के कारण है, यानी इसका सॉफ्ट पावर। अशोक विश्व इतिहास में जनता के नैतिक उत्थान के निरंतर प्रयत्न के कारण महान है।
जिन सिद्धांतों के आधार पर नैतिक प्रयत्न संभव है उन्हीं सिद्धांतों को अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है कि मानव को क्या क्या करना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, जनता को क्या क्या करना चाहिए। अशोक के अनुसार धम्म साधुता है, बहुत से अच्छे और कल्याणकारी कार्य करना है, पाप रहित होना है, दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करना, दान, दया, प्राणियों का वध न करना, माता पिता और बड़ों का आदर करना, संबंधियों, मित्रों, दास एवं सेवक के साथ उत्तम व्यवहार करना आदि था। इसके धम्म के जो नैतिक नीति पालन करना था वो थे। कहा जाता है कि अशोक के जो उसका किचन कहिए उसमें पहले या 2 हिरन, 8-10 बकरे, बहुत सारे मोर की जो हत्या होती थी, यानी जो खाने के लिए राजसी लोगों को बनता था। जब अशोक के धम्म नीति के बाद ये सब बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही अशोक के धम्म में निषेधात्मक पक्ष भी हैं, यानी जैसे फंडामेंटल राइट भी कही जनता का। फंडामेंटल राइट भी निगेटिव होता है, उसी तरह ये क्या नहीं करना है और क्या करना है। जैसे चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या आदि व्यक्ति के विकास में बाधक है, तो ये सब से बचना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने प्रत्येक व्यक्ति को नित्य आत्म परीक्षण पर बल देने को कहा, यानी अब अपने से खुद से सोचिए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। अशोक के अनुसार मनुष्य केवल अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ही देखता है और गलत कार्यों को भूल जाता है। यह कभी नहीं देखता है कि उसने क्या पाप किया है। व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसके मनोवेग, चंडता, निष्ठुरता, कठोर एवं ईर्ष्या उसे पाप की ओर न ले जाए एवं उसका पथ भ्रष्ट न कर दे, यानी मानो पापी न हो जाए। धर्म के उपयुक्त सिद्धांतों के पालन करने पर इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है जिसकी मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य है, देश और काल की सीमा में बंधा नहीं है, किसी भी पथ या संप्रदाय का कोई विरोध नहीं हो सकता है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया, लेकिन अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि तब वो अपनी जनता को धर्म के अनुसार कार्य करने को कहता है, यानी ऐसा नहीं है कि अशोक स्वयं ऐसा किया हो। इसका धर्म सर्वमान्य है, सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ संबंध की स्थापना करता है, बाह्य आडंबर का विरोध करता है तथा आंतरिक शुद्धता पर बल देता है। और अशोक क्या नाम था? तो उसने अपना नाम रखा था प्रियदर्शी, यानी भगवान के प्रिय। इससे भी साबित होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि इसने ब्राह्मण धर्म त्याग दिया हो या ब्राह्मणों को संरक्षण देना बंद कर दिया हो। अशोक के राज्यारोहण के समय उसे विशाल साम्राज्य मिला। 261 ईसा पूर्व में उसकी सीमा में वृद्धि यानी कलिंग विजय हुई। अतः इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास 2 ही विकल्प थे। एक, सैन्य शक्ति द्वारा अर्थात राजस्व में देवत्व का गुण भर के यानी तलवार के दम पर जीतता, रक्त और लौह की नीति अपनाता, या दूसरा धर्म के आधार पर यानी नैतिकता के आधार पर। तो रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धर्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी। यह उसका सिद्धांत था, वह उसका जियो पॉलिटिक्स था। अशोक बौद्ध धर्म की अहिंसा नीति से प्रभावित हुआ। उसके समय में विविधतापूर्ण समाज था जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक असमानता थी। अतः अशोक इन परस्पर विरोधी तत्वों को आचरण और नैतिकता के आधार पर एक समान मंच पर लाना चाहता था। और दूसरी बात, इतने बड़े भूभाग को वह तलवार के दम पर कितने दिन तक विजित कर सकता था, जिस कारण उसने नैतिकता का ही पालन किया जिससे कि विरोध के स्वर दबे रहें। यह बात एक महान शासक ही सोच सकता है जिससे सभी परिस्थितियों का ज्ञान हो। इस प्रकार अशोक का धर्म उसके दिमाग का राजनीतिक आविष्कार हो सकता है जिसके पीछे सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का सावधानीपूर्वक सम्मान करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख, फिर उसका बाद पढ़ेंगे अशोक के शासन प्रणाली। तो ये सब अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।